नमस्कार साथियों। एक बार पुनः मैं आप सबके सामने शामिल हूँ आप सबके लिए राजनीति विज्ञान को लेकर। तो दोस्तों, वंदे भारत पर जैसा कि आप सभी को पता है कि राजनीति विज्ञान की सीरीज के अंतर्गत अभी तक हमने क्या है, मौलिक अधिकार पढ़ लिए, मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए, नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए, संविधान को पढ़ लिया। इतनी चीज़ें हमने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत देखी। दो टॉपिक और हमारे बचे हैं। एक है आपका क्या, सरकार, और दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें से हम सबसे पहले जो है वो है सरकार को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सरकार की। दोस्तों, राजनीति विज्ञान का सबसे ही ज़्यादा आनंददायी, सबसे ही ज़्यादा रोचक और सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विषय है वो है सरकार। आपकी चाहे यूपीपीएससी लेवल की एग्ज़ाम हो या एमपीपीएससी लेवल के एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट या नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे सरकार से प्रश्न नहीं पूछा जाता। और सरकार को पढ़ने में आनंद भी बहुत आता है। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हमको सरकार के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम और सरकार के बारे में जानना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के ज़माने में चाहे कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी जात से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से संबंधित हो, या फिर वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो, प्रत्येक व्यक्ति के मन में क्या है, एक कामना होती है कि उसके जीवन में क्या है, खुशहाली होनी चाहिए, उसके जीवन में सुख समृद्धि होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसका जीवन जो है वो शांति से व्यतीत होना चाहिए। अब व्यक्ति की इन सभी आवश्यकताओं को मूर्त रूप कब मिलेगा? व्यक्ति की इन सभी आवश्यकताओं को मूर्त रूप तब मिलेगा जब समाज में क्या हो, अपराधों का कम से कम हो। ठीक है, अपराधों में क्या है, कमी आए, भ्रष्टाचार को रोका जाए, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के शोषण को रोका जाए, और जितनी भी चीज़ें गलत हो रही हैं हमारे सिस्टम में उन पर रोक लगाई जाए। तो इन सभी कार्यों को करने का जिम्मा जो है एक संस्था या समूह के द्वारा लिया जाता है, और राजनीति विज्ञान के शब्दकोश में इसको हम कहते हैं सरकार। यानी कि किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था के सकुशल संचालन के लिए एक संस्था या समूह की आवश्यकता होती है, जिसको हम सरकार के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सरकार के बारे में समझ में आया होगा कि सरकार हम कहते किसे हैं। फिर देखिए, सरकार के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि एकात्मक सरकार। अब एकात्मक सरकार में क्या होता है, एकात्मक सरकार के अंतर्गत चाहे स्थानीय क्षेत्र हो, चाहे जिला क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे राज्य स्तर हो या केंद्र स्तर हो, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के सभी स्थानों पर एक ही शक्ति या संस्था का शासन होता है। ऐसी सरकार को हम कहते हैं क्या, एकात्मक सरकार। कहीं पर क्या होती है, संघात्मक सरकार होती है, जहां पर केंद्र और राज्य के बीच क्या है, शक्तियों का आपसी बंटवारा होता है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो अपने दायित्वों का क्या कर लेती है, पारस्परिक विभाजन कर लेती है। देन इसके बाद आती है आपकी एक सरकार, संसदात्मक सरकार। संसदात्मक सरकार में क्या है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी होती है। जी हाँ, और इस सरकार के अंतर्गत क्या होता है, जो शासन प्रणाली का मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री। हमारे भारत देश में संसदात्मक सरकार ही है। कहीं पर अध्यात्मक सरकार होती है, जहाँ पर क्या होता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे के प्रति पारस्परिक उत्तरदायित्व से मुक्त होती हैं, और ऐसी देश की शासन प्रणाली का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। अमेरिका देश में क्या है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। तो ये तो होते हैं क्या, सरकार के प्रकार। आप लोगों से सरकार के प्रकार नहीं पूछे जाते, आप लोगों से पूछा जाता है सरकार के अंगों के बारे में। जी हाँ, ये तो अब मैं आपको ऐसे ही इंट्रोडक्शन के तौर पे छोटा सा मैंने आपको बता दिया, बेसिकली सरकार की इंफॉर्मेशन। तो हम बात करेंगे सरकार के अंगों के बारे में। देखिए, किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के सकुशल संचालन के लिए किसी एक व्यक्ति का होना ही आवश्यक नहीं होता, काफी सारे लोगों का होना क्या है, आवश्यक होता है। तब जाके क्या होता है, उस प्रशासनिक व्यवस्था का सही ढंग से संचालन हो पाता है। अब देखिए, अगर हम हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था का बात करें तो हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था जो है अकेले प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा ही नहीं चलती है। प्रधानमंत्री जी के नीचे कई सारे मुख्यमंत्री जी होते हैं, मुख्यमंत्री जी के कई सारे विधायक जी होते हैं, फिर सरपंच जी होते हैं, और ऐसे करके एक से एक कड़ी जुड़कर क्या होती है, प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है। इसी प्रकार सरकार भी क्या होती है, प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन का कार्य
अपने भीतर के कई सारे लोगों को देती है। तो अगर हम बात करें सरकार के अंगों के बारे में, तो सरकार के क्या है, 3 अंग होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है व्यवस्थापिका, ठीक है, एक अंग कौन सा होता है, व्यवस्थापिका, जिसके द्वारा क्या है, नियमों का निर्माण किया जाता है। ऐसी सरकार जो कि नियमों का निर्माण करती हो, उस सरकार को हम क्या है, व्यवस्थापिका कहते हैं। एक होती है आपकी क्या, कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका जिसके द्वारा क्या है, नियमों को लागू करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। अब व्यवस्थापिका ने तो निर्माण कर दिए और कार्यपालिका ने क्या कर दिया, नियमों को लागू कर दिया। अब इन नियमों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने का काम किसका है, न्यायपालिका का, ठीक है। किसका काम है, न्यायपालिका का। तो याद रखिएगा, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि वह सरकार जिसके द्वारा नियमों का निर्माण किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यवस्थापिका, जो लागू करती है कार्यपालिका, और उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने वाली सरकार न्यायपालिका, ठीक है। ये तो हुई क्या, सरकार के अंगों के बारे में बात। अब हम बात करते हैं सरकार के पहले अंग के बारे में, व्यवस्थापिका के बारे में क्या है, हम बात करते हैं। दोस्तों, व्यवस्थापिका जो है ये नियमों का निर्माण करने वाली क्या है, एक सरकार होती है, ठीक है। और व्यवस्थापिका का क्या है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में क्या है, काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक राजनीति विज्ञान के बहुत काफ़ी प्रसिद्ध विचारक हैं जिनका नाम है W.F. बिलोवी। W.F. बिलोवी का कहना यह है कि व्यवस्थापिका जो है यही क्या है, प्रशासन को सार्वजनिक जीवन दान देने वाला अंग है। सरकार का वो अंग जो कि प्रशासनिक व्यवस्था को सर्वाधिक मात्रा में जीवन दान देता है, वो है व्यवस्थापिका। ऐसा क्या है, W.F. बिलोवी का कहना है। अब देखिए, ये वाली बात सही भी है। क्यों सही है, क्योंकि देखिए व्यवस्थापिका के द्वारा क्या होता है, नियमों का निर्माण होता है। अब जब व्यवस्थापिका नियमों का निर्माण नहीं करेगी तो कार्यपालिका किन नियमों को लागू करेगी, और जब कार्यपालिका नियमों को लागू ही नहीं करेगी तो न्यायपालिका किन नियमों के आधार पर न्याय के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने का काम करेगी। तो व्यवस्थापिका का होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। व्यवस्थापिका के द्वारा ही क्या है, किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। संविधान के भीतर संशोधन करना हो या संविधान में कुछ भी चेंजेस करने हो, कुछ भी करना हो, तो क्या है, व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। तो व्यवस्थापिका का क्या है, हमारी शासन प्रणाली के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं व्यवस्थापिका के संगठन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में हम बात करते हैं, व्यवस्थापिका के संगठन के बारे में। तो देखिए, व्यवस्थापिका का संगठन जो है वह 2 प्रकार से होता है। या आप ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार सरकार के 3 अंग होते हैं, उसी प्रकार क्या है, व्यवस्थापिका के भी क्या है, 2 ही अंग होते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, इसका एक ही अंग होता है, तो कहीं कहीं पर क्या होते हैं, इसके दोनों अंग उपस्थित होते हैं। कहीं पर एक होता है तो कहीं पर 2 होते हैं। अब जहां पर एक ही अंग होता है उसको हम कहते हैं एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, ठीक है। क्या कहते हैं, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका। और जहां पर क्या होते हैं, इसके दोनों अंग होते हैं, वहां पर हम किसको क्या कहते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारे भारत देश के बारे में, तो भारत देश में तो क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका के दोनों अंग ही क्या है, हमारे भारत में मौजूद हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं व्यवस्थापिका के अंतर्गत संसद के बारे में, ठीक है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक रहता है ना कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई बड़े स्तर पर हो, तो आपको किसी को कोई कार्य कराना हो तो पहले व्यक्ति आपको बोलेगा, आप किसी और को बोलोगे, फिर उससे राजा ने आदेश दिया मंत्री को, मंत्री ने आदेश दिया
मंत्रियों ने आदेश दिया किसको? अपने सेना नायकों को, ठीक है, फिर सेना नायकों ने इसने दिया। इसी प्रकार व्यवस्थापिका क्या करती है? इन 3 अंगों के अंतर्गत कार्य संभालती है। इसमें से व्यवस्थापिका के अंतर्गत नियमों का निर्माण कौन करती है? संसद करती है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? व्यवस्थापिका के अंतर्गत क्या है? संसद क्या करती है? नियमों का निर्माण करती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं संसद के बारे में। देखिए दोस्तों, संसद क्या है? एक संघीय विधायिका है। मीन्स संसद केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की एक प्रतिनिधिकारी संस्था है जो कि केंद्रों और राज्यों की तरफ से क्या करती है? नियमों का निर्माण करती है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद क्या होती है, तो संसद क्या है? भारतीय व्यवस्थापिका की क्या है? एक इकाई है जो कि केंद्रों और राज्यों की एक प्रतिनिधिकारी संस्था है जिसके द्वारा क्या है? नियमों का निर्माण किया जाता है। और हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79, यहाँ पर लिखता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 है, उसमें यह वाली बात की गई है कि भारत की संसद का निर्माण भारत का राष्ट्रपति 2 सदनों को मिलाकर करेगा, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत की संसद का निर्माण कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति और 2 सदनों से करेगा। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से, देखिए कई तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत में संसद का स्वरूप है एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, इनमें से कोई नहीं, तो द्विसदनात्मक स्वरूप है, ठीक है। संसद का निर्माण राष्ट्रपति करता है और 2 सदनों से मिलकर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस अनुच्छेद के तहत? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत क्या है? संसद का निर्माण भारत का राष्ट्रपति 2 सदनों से मिलकर करता है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 है, याद रखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 123 तक क्या है? संसद का संगठन, उसकी कार्य प्रक्रिया, उसकी शक्तियां, उसके विशेष अधिकार, ठीक है, जो भी संसद से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 123 तक दी गई हैं। ये वाली बात भी आप क्या है? बड़े अच्छे ढंग से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम। अब देखिए, जैसा कि हमको पता है कि संसद का निर्माण जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 सदनों से क्या है? किया जाता है। 2 सदनों के द्वारा क्या है? किया जाता है। तो ये 2 सदन कौन कौन से होते हैं? बात आती है ये कि ये 2 सदन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो सदन होता है आपका, वो होता है आपका क्या? राज्यसभा, ठीक है। और दूसरा जो सदन होता है आपका वो होता है क्या? लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा जो कि क्या है? संसद का क्या है? उच्च सदन है, जबकि लोकसभा जो कि क्या है? संसद का निचला सदन है, या कैसा सदन है? निम्न सदन है। इसके अलावा इसका एक नाम है लोकप्रिय सदन। तो देखिए, राज्यसभा वैसे क्या है? संसद का उच्च सदन है, जबकि लोकसभा क्या है? संसद का निम्न या निचला सदन है। निम्न का मतलब आप जानते हो, छोटा, ठीक है, जिसका स्टेटस कम हो, और उच्च यानी हाई, जिसका स्टेटस बड़ा हो। तो देखिए, होने को तो राज्यसभा क्या है? संसद का उच्च सदन है, जबकि वास्तविक दृष्टिकोण में क्या है? संसद के भीतर सर्वाधिक भूमिका जिसकी होती है वो होती है लोकसभा। जबकि अगर हम बात करें तो राज्यसभा की भूमिका क्या है? कम होती है। इसलिए क्या है? लोकसभा का एक नाम क्या है? लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसी की भूमिका क्या है? संसद में सर्वाधिक मात्रा में होती है, ठीक है, जबकि राज्यसभा की क्या होती है? कम होती है। तो वैसे देखिए, अगर हम बाहरी दृष्टिकोण से बात करें तो उच्च सदन कौन सा कहलाएगा? बाहरी दृष्टिकोण से बात करें तो उच्च सदन कहलाएगा राज्यसभा, और निम्न सदन कहलाएगा लोकसभा। लेकिन वास्तविक दृष्टिकोण से बात करें तो उच्च सदन क्या है? लोकसभा, और निम्न सदन राज्यसभा कहलाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैंने आपसे क्या कहा है, ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़े जाते हैं, हम राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, संसद का निर्माण, जैसा कि मैंने आप सभी के कहा था कि संसद का निर्माण राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदनों से मिलकर किया जाता है। इनमें से हम सबसे पहले आज बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं?
राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा संसद का एक उच्च सदन है। अगर आपसे पूछी जाए राज्यसभा की क्या परिभाषा है, तो राज्यसभा क्या है? संसद का एक उच्च सदन है। अब हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में। राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो होती है 250। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है वो होती है क्या? 250। मीन्स आप राज्यसभा में 250 से ज्यादा सीटें नहीं कर सकते। वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं? 245। ठीक है, इन 245 सदस्यों में से 12 सदस्य जो हैं, याद रखिएगा, 12 सदस्य जो हैं वो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, ठीक है, खेल, साहित्य, विज्ञान, कला, खेल इत्यादि क्षेत्र से क्या है? नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 250 होते हैं। वर्तमान में 245 हैं, जिनमें से 12 सदस्य क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, खेल, विज्ञान इत्यादि जगत से क्या है? नामांकित किए गए हैं। ठीक है, ये तो हो गई राज्यसभा के सदस्य संख्याओं की बात। अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार होता है? तो देखिए, इन 12 सदस्यों को छोड़कर, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, को छोड़कर सभी सदस्यों का निर्वाचन जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। मीन्स एक व्यक्ति एक बार वोट करेगा। ठीक है, आप इतना ही जानिए कि एक व्यक्ति क्या है? एक बार वोट करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए राज्यसभा में क्या होता है, जो अगर हम बात करें कि जो सभी सदस्य हैं उनको क्या है? समान तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। राज्यसभा में क्या है? सभी सदस्यों को समान स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। तो कैसे प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया जाता है? प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, क्षेत्र की जनसंख्या है 50 लाख, तो 50 लाख के अंतर्गत प्रत्येक 10 लाख के ऊपर एक व्यक्ति, पर उसके बाद 20 लाख के ऊपर एक व्यक्ति, ऐसे क्या किया जाता है? प्रतिनिधित्व का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। तो वर्तमान समय में राज्यसभा में किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ये वाली बात भी आपके लिए क्या है? जानना आवश्यक है। याद रखिएगा, किस राज्य को कितना ज्यादा प्रतिनिधित्व प्राप्त है, इसको भी क्या है? आपके लिए जानना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य की बात करें, क्योंकि आप सबको पता है कि ये मध्य प्रदेश का MPPSC की यहाँ तैयारी होती है, तो मध्य प्रदेश की सीटें पूछी जा सकती हैं। तो मध्य प्रदेश की क्या है? राज्यसभा में 11 सीटें हैं। वहीं हम बात करें कि सबसे ज्यादा किस राज्य की राज्यसभा सीटें हैं, तो सबसे ज्यादा क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य की हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये सीटों का जो निर्धारण है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। मीन्स उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है? जनसंख्या काफी ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे कम कहां पर है। तो काफी सारे राज्य ऐसे हैं जिनकी राज्यसभा सीटें क्या है? एक है। ठीक है, तो कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यसभा सीटें अधिकतम है, यानी कि एक से बढ़कर है। तो उसकी भी क्या है? मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। उस ट्रिक के माध्यम से क्या है? आप लोग याद रखिएगा। ट्रिक है मम्मी मैनू गोभी खिला दो। ठीक है, क्या ट्रिक है? मम्मी मैनू गोभी खिला दो। देखिए, मम्मी के वहां से मणिपुर, ठीक है, फिर वहां से मेघालय, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, फिर वहां से मिजोरम, ठीक है, इसके बाद ना से नागालैंड, देन इसके बाद के गोवा के गो से गोवा, ठीक है, गोभी से गोवा, फिर खी को क्या कर दीजिए आप? सी कर दीजिए, सा कर दीजिए खा को, तो सा से निकल जाएगा क्या आपको? सिक्किम।
इन सभी राज्यों की राज्यसभा सीट कितनी है? एक है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यसभा सीट अधिकतम है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। ट्रिक क्या है? मम्मी मैनू गोभी खिला दो, मम्मी के माँ से मणिपुर, फिर माँ से मेघालय, फिर माँ से मिजोरम, फिर माँ से नागालैंड, फिर खी से क्या हो जाएगा आपका? स कर दीजिएगा तो सिक्किम हो जाएगा, और गोभी के गा से गोवा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे हम बात करते हैं राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल के बारे में। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में क्या है, हम बात करते हैं। चलिए तो कार्यकाल देख लेते हैं। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लेकिन इनमें से प्रत्येक 1/3 सदस्य जो हैं वो 2 वर्ष के बाद क्या है? बदल जाते हैं। कितने वर्ष के बाद बदलते हैं? 2 वर्ष के बाद बदलते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि देखिए हमारे राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 233। 12 तो क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित है। तो इन 233 का 1/3%, यानी कि आप देखिए 1/3, 30 आते 21 और 30 चौको 12, यानी कि 74.1% व्यक्ति क्या है? हर 2 साल बाद बदल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम कॉलेज में बीए करने के लिए पहुंचे तो हमको क्या है? तीनों बार क्या है? इतिहास पढ़ाया, लेकिन इतिहास का पाठ्यक्रम क्या था? अलग अलग था। प्रथम बार गए तो विश्व का इतिहास पढ़ाया और भारत का, ठीक है, विश्व का प्राचीन इतिहास पढ़ाया और भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया। सेकंड बार पहुंच गए तो विश्व का और भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया। थर्ड बार पहुंच गए तो विश्व का और भारत का क्या है? आधुनिक इतिहास पढ़ा दिया। तो पाठ्यक्रम 6 साल के लिए निर्धारित किया गया था। सॉरी, पाठ्यक्रम क्या है? 3 साल के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन क्या है? प्रक्रिया अलग अलग थी। पहले कुछ और चल रहा था, फिर कुछ और चलने लगा, फिर बाद में कुछ और चलने लगा। इसी प्रकार क्या है? 233 सदस्य क्या है? 6 साल के लिए नामांकित होते हैं, लेकिन इनमें से क्या है? 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 साल बाद क्या है? बदलते रहते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए, जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को समझाई है ना, जैसा कि मैं आप लोगों से कई बार कह चुका हूँ कि आप लोगों को पीडीएफ मिलता है। आप टेलीग्राम ग्रुप में आकर देख सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और अगर आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाती है बोर्ड पर ही, तो और बढ़िया बात है। आप बोर्ड पर भी क्या है? अच्छे ढंग से समझ लिया कीजिए, जैसी आपकी सुविधा सही लगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं राज्यसभा सदस्यों की योग्यताओं के बारे में। अब अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है? आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ये नहीं कि किसी भी देश से मुंह उठाकर आ गए और कह दिया राज्यसभा का सदस्य बनना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है? आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल की उम्र होनी चाहिए। 30 साल से कम उम्र होगी तो राज्यसभा के सदस्य नहीं बन पाओगे। तीसरी बात, आप पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या है? आप पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए। दिवालिया का मतलब जानते हैं आप सब लोग? दिवालिया का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने क्या है? संसार की नजरों में स्वयं को कंगाल सिद्ध कर दिया है, दिवालिया। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पे क्या है? देखिए, आपको किसी भी सरकारी या शासकीय पद का क्या है? लाभ धारण नहीं किया होना चाहिए। पता चलिए आप पेंशन का भी लाभ उठा रहे हैं, इसके साथ साथ राज्यसभा के सदस्य का भी क्या है? लाभ उठा रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं चलेगा, डबल मावा आप नहीं खा पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या है? किसी भी सरकारी या शासकीय पद का क्या है? लाभ धारण नहीं किया होना चाहिए। इसके बाद आप संसद के द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं अपने पास रखते हो तो आप राज्यसभा के क्या है? सदस्य बन सकते हो। ठीक है, संसद के द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं। इसके बाद हम बात करते हैं कि राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं, इधर देख लेते हैं हम। तो देखिए, राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। सॉरी, भारत के राष्ट्रपति नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति।
वर्तमान समय में अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति, वर्तमान समय में राज्यसभा के पदाधिकारी या अध्यक्ष कौन है, तो वो है हमारे श्री वेंकैया नायडू, ठीक है, जो कि क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। श्री वेंकैया नायडू भारत के क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। चलिए, तो देखिए क्या होता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा का क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है या सभापति होता है, जो कि कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान समय में क्या है, श्री वेंकैया नायडू क्या है, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, यही क्या करते हैं, अपने में से किसी एक सदस्य को क्या है, राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति बना देते हैं। बाद में इन्हीं सदस्यों के द्वारा बहुमत के आधार पर, ठीक है, यही सदस्य क्या है, अपने में से किसी एक सदस्य को राज्यसभा का अध्यक्ष बना देते हैं, और यही सदस्य क्या है, अब जिस सदस्य को क्या है राज्यसभा का अध्यक्ष बनाया है उसको हटा भी देते हैं। बस उसमें क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए, और लोकसभा की क्या है, मंजूरी होनी चाहिए, ठीक है। बनेगा भी बहुमत के आधार पर, हटेगा भी बहुमत के आधार पर, प्लस लोकसभा की मंजूरी होनी चाहिए। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो वही काम करता है जो कि एक सदन के अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने क्या क्या देखा, देखिए हमारे पास चार्ट है जिसमें हमने आपको लिए लिखा हुआ था कि क्या क्या पढ़ाना है आप लोगों को। सबसे पहले आपने देखा सरकार होती क्या है, सरकार क्या करती है। फिर आपने देखा सरकार के अंगों के बारे में, सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के अंगों के अंतर्गत आपने व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा। फिर व्यवस्थापिका के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यवस्थापिका का दो प्रकार से होता है। कहीं कहीं पर व्यवस्थापिका का एक ही अंग होता है, कहीं कहीं पर व्यवस्थापिका के दो अंग होते हैं, ठीक है। तो कहीं पर जहाँ पर एक अंग होता है वहाँ पर एक सतनाम व्यवस्थापिका, जहाँ पर दो अंग होते हैं वहाँ पर दुई सतनाम व्यवस्थापिका, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि फिर हमने व्यवस्थापिका के संगठन के अंतर्गत, जैसा कि हमने बात करी कि व्यवस्थापिका के ही क्या होते हैं, दो अंग होते हैं। कौन कौन से, संसद के अंतर्गत कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो संसद के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बात करी। फिर राज्यसभा की परिभाषा, राज्यसभा के सदस्य संख्याओं के बारे में बात किया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है, ठीक है। और राज्यसभा सदस्यों के अंतर्गत सभी सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता। फिर राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होती हैं, प्लस राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में बात करें। तो उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और फैला दीजिए इस वीडियो को जहाँ पर आपको अच्छा लगे, अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, सभी के बीच, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम सब अब लोकसभा के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।